semicircle and this is semi-infinite wire and it has radius 10 centimeter. Current flowing is 10 ampere. You have to find magnetic field at O. This is O point. You can try to use it. पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? सही बच्चे इधर देखिए। सो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कोई भी जो कंडक्टिंग वायर है उस कंडक्टिंग वायर के लेंथ के अलोंग कोई भी अगर पॉइंट होगा तो उसके अलोंग मैग्नीट्यूड 0 ये डिस्कस किया था हमने, है ना? दैट मींस ये जो वायर है कंडक्टिंग वायर इसकी लेंथ के अलोंग ही है ये पॉइंट, है? और ये वाली वायर इसकी भी लेंथ के अलोंग है। इसका मतलब इसकी वजह से और इसकी वजह से तो मैग्नीट्यूड आएगी नहीं। इसको नाम देते हैं ए बी सी ए। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी इज 0 बिकॉज़ थीटा इज 0। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन रियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो अगर मैं इसको एक रियल एलिमेंट ले लूं तो उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और जो आर वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में ही है, दोनों इसमें एंगल 0 डिग्री है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी बी is 0 because theta is 180 degree in that case। ये dl वेक्टर ऐसे हो गया, ठीक है? और r वेक्टर जो है ऐसे हो गया। तो dl वेक्टर इधर है, r वेक्टर इधर है, अपोजिट है थीटा 180, sin 180 is 0। अब रही ये जो सेमी सर्कल वाली आर्क है, मैग्नेटिक फील्ड टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसको 0.10 इसको हम मीटर में लिखेंगे रेडियस को, ये याद रखिएगा, है ना? तो म्यू नॉट I अपॉन 2 और इधर मल्टीप्लाई करके आएगा, चेक कर लो, ये है ना, ठीक है? तो सेमी सर्कल में से जो मैग्नेटिक आएगी वो इसका आंसर होगा I की वैल्यू 10 एम्पीयर पुट करेंगे, करंट जो है सॉरी लेंथ जो है यानी कि जो रेडियस है वो हमने मीटर में पुट किया, ये ध्यान रखना। ऐसा ही हमने आपको वैल्यूज को, ठीक है? तो इसका आंसर हमारा आ गया ये। अब इस क्वेश्चन क्या, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पोर्शन की बात करेंगे, इसको हम नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है? ई तो पहले ए बी सी की जो पोर्शन है उसकी बात करें, है ना? हमने मैग्नेटिक फील्ड टू फिक्स वायर वाला जो फॉर्मूला किया था, ठीक है? उसके लिए हमें ना जो वायर है उसका एंगल चाहिए होता है। तो जब आप इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो पॉइंट पर, यानी कि मैग्नीट्यूड टू ए बी पॉइंट, ए बी लाइन, इसकी वजह से तो एक एंगल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये कुछ इस टाइप का सिनेरियो है ना? ये ऐसे है। तो आप याद करिए हमने जो डेरिवेशन की इसमें नीचे भी थी वायर, लेकिन यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन है नहीं, तो एक एंगल तो होगा 0। एक एंगल ये वाला अल्फा, ये कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल। देखो ये पूरी लाइन 20 सेंटीमीटर, तो हाफ कितने हो गए 10, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो अल्फा है 45 डिग्री होगा। ये समझ में आ रहा है ना? सो अल्फा इज 45 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम बना दोगे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए जो मतलब ये डिस्टेंस 0.10 sin 45 डिग्री sin 0, ठीक है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एरिया, इसके से जो मैग्नेटिक का डायरेक्शन हो गया, और देखो करंट ऊपर और करंट अंदर आ गया। जो CD वाला पोर्शन है, CD पोर्शन, इसमें करंट नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ गया, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक अंदर आ गया, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक अंदर आ गया। और जब हम DC की बात करेंगे तो करंट ऐसे है, मतलब लाइक दिस, ऐसे करंट है तो मैग्नेट अंदर की तरफ जा रही है,
तो ए बी बी सी और सी डी तीनों की वजह से मैग्नेटिक अंदर ही है ना। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी। अब देखो हमारा जो कॉमन सेंस है, अगर है हमारा दिमाग कॉमन सेंस है अगर उसमें, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि सी डी का भी मैग्नेट सेम ही होगा, एवरीथिंग इज सेम है ना, डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी और सी डी के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब जो आंसर ये आएगा सी डी का भी यही आएगा। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी सी, ये क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए का मतलब ये डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर 0.10। ये दोनों एंगल चाहिए हमें, ये वाला भी और ये वाला भी। तो देखिए ये पूरा सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो ये 10 और ये भी 10, तो ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा, ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा। तो आप लिखोगे इसको sin 45 प्लस sin 45। ये मैग्नीट्यूड को बी सी पोर्शन है, ठीक है। So magnetic field net magnetic field due to A B C D, एंड इस पूरे की वजह से कितना आ जाएगा, इनको आप ऐड करो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई, आई की वैल्यू है 10 एम्पीयर अपॉन 4.10 sin 45 डिग्री इज 1/2। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ऐड करेंगे BC वाला, ये वाला म्यू नॉट आई की जगह 10 4.10, डिस्टेंस जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, sin 45 और sin 45 तो जगह 2/2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका इस पोर्शन का आंसर है, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमने आधे क्वेश्चन का ही निकाला। तो इसकी वजह से अगर हम देखें करंट ऐसे जा रहा है, अगर हम इस पूरे लूप को माने तो करंट ऐसा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड अंदर की तरफ होगी, तो इसकी मैग्नीट्यूड हो गई अंदर की तरफ। अब जो ये वाला क्वेश्चन है दिस वन, ये जो है ना ए एफ ई डी, ये ऐसे है और इसमें करंट जो है वो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। ऐसे इट्स लाइक दिस, और इसमें करंट जो है ना उधर से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अब मुझे बताइए मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में होगी, करंट ऐसे है, ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब इधर से करंट, तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है ना, ऊपर वाले की अंदर की तरफ आई है और इसके आगे नीचे की तरफ। लेकिन हमारा जो दिमाग है कॉमन सेंस, उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पोर्शन का होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले का भी होगा, बस डायरेक्शन अलग है, ये समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए एफ ई डी, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नेटिक ड्यू टू ए बी सी, है ना, मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल है। अब हम आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर बी नेट कितना हो जाएगा। अब क्योंकि एक मैग्नेट नीचे की तरफ और एक अंदर की तरफ है, दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कर देंगे दोनों का अंडर रूट, है ना। यानी कि अगर एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली आपने a की जगह b कर देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ABCD और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AFED, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इनकी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B नेट, ठीक है, वो इस तरीके से है, इसको हम बोल देते हैं, इसको बोलते हैं B1, इसको बोलते हैं B2, B1 स्क्वायर, दैट्स इट। तो आंसर हो जाएगा रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ABCD This is the answer, right? अगर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, any doubt? Magnetic field due to ring on axis
तो एक रिंग है, उसके वजह से एक्सिस पर अपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। रिंग का जो रेडियस है वो a, करंट रिस्पेक्ट टू कर रहा है I, ठीक है। कड़ा है किसके पास? एनीवन? तो देखिए कुछ इस टाइप का सिनेरियो है। ये हमारे पास रिंग है और इसके सेंटर से एक्सेस पास है। इस रिंग की वजह से इस एक्सेस पर हमने मैग्नेटिक निकाली इस पॉइंट। करंट जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। अगर हम यहाँ से देखें ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ बायट सर्च लॉ लगाएंगे, ठीक है। बायट सर्च लॉ लगाने के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होता है। यहाँ पर हमें एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट में जो डीएल का डायरेक्शन वो इधर होगा, जो करंट का डायरेक्शन था वो ये होगा, डीएल का डायरेक्शन इधर। सो उस डीएल के से यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो उसका हमें सबसे पहले डायरेक्शन देखना है। मैग्नीट्यूड तो हम लिख ही लेंगे। डायरेक्शन क्या होगा देखो, डीएल वेक्टर इधर को है, ऐसे डीएल वेक्टर है ना, करंट ऐसे जा रहा है, डीएल इधर है। और आर वेक्टर होता है डीएल से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, जहां पर आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है, ठीक है। तो डीएल वेक्टर इधर है और आर इधर है। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मेरा जो काम है वो एंगल पे आ रहा है ना। डीएल वेक्टर इधर है और आर वेक्टर ऐसे है एंगल पे, तो डीएल क्रॉस आर मेरा काम एंगल पे आ रहा है। ये सबको समझ में आ रहा है? तो हम जो डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे वो ये डीएल वेक्टर होगा। इसके वजह से यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ऐसे एंगल पे आएगा, ये एंगल 90 डिग्री। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड वो सबको समझ में आ रही है ना। थोड़ा सा 3D है ना, याद रखना आपको। सो मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन है इस एलिमेंट की वजह से, सिमिलरली इस एलिमेंट की वजह से, ठीक है, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे इस एलिमेंट की वजह से, तो सिमिलरली इसका जो एंगल आएगा वो ऐसे आएगा, लाइक दिस। बात है क्या होता है? बात है ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। जैसे ये एलिमेंट है उसकी तो अपोजिट की एलिमेंट, ठीक है। बस ये इसको हिलाना है क्या? मैं तो क्वेश्चंस करो 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी डी भी आपका एलिमेंट हो गया, राइट। अब ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इसके हम कंपोनेंट्स करेंगे। कंपोनेंट क्या, हम ये एंगल अज्यूम कर रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे ये बताइए एंगल क्या होगा, दिस वन, ये भी थीटा है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है ना, सिमेट्रिक ट्रायंगल्स हैं, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब आप मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, इनकोवेलेंट थीटा होगा या 90 माइनस थीटा? ये वाला थीटा होगा या 90 माइनस? Anyone? देखिए थीटा होगा, राइट, है ना। कैसे होगा जरा देखो, ये एंगल पूरा 90 डिग्री है ना, दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, दिस कंप्लीट, है ना, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये पूरे 90 डिग्री एंगल, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा, है ना। सिमिलरली दिस विल आल्सो बी थीटा एंगल। अब इसके कंपोनेंट्स कर देते हैं। अच्छा कंपोनेंट्स क्यों कर रहे हैं हम? डी भी लिखें और इंटीग्रेट करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को तो सेम डायरेक्शन में लाना है ना, इंटीग्रेट। यस, अलग-अलग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक का जो डायरेक्शन है वो हर एलिमेंट के लिए अलग आ रहा है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने डीवी जो बायट लॉस के अकॉर्डिंग लिखा और इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन के करने की कंडीशन होती है, अगर आप एक वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके अगर डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे।
अगर आप जबरदस्ती करें तो वो गलत आएगा। तो आपको उस वेक्टर के कंपोनेंट करने पड़ेंगे सभी एलिमेंट का। जब आप कंपोनेंट्स करोगे तो देखो क्या होगा, ये dp cos थीटा हो जाएगा, ये dp sin थीटा, ये वाला जो है इसका भी dp cos थीटा ही है और dp sin थीटा, ठीक है। dp cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपोजिट है। ऐसे ही हर एलिमेंट के अपोजिट पे एक एलिमेंट जरूर होगा, उसका dp cos थीटा कंपोनेंट हमेशा कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो हमारा जो बचा कंपोनेंट क्या है, dp sin थीटा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट का dp sin थीटा जो कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, वी कैन इंटीग्रेट इट, ठीक है। तो 2dp sin थीटा नहीं है, dp अगर 2dp sin थीटा लिखोगे और आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई करनी पड़ेगी, मतलब हाफ इंटी, क्या आप डबल ले लो तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो या तो आप 2dp sin थीटा लिखो और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हाफ इंटीग्रेट करो, या फिर आप dp sin थीटा लिखो और फिर पूरी रिंग का आपको इंटीग्रेट, दोनों का आंसर सेम आता है। तो dp sin थीटा जो है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, पहले हम dp लिख रहे हैं ना, u नॉट I dl इनका dl sin 90 अपॉन 2 पाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थीटा एंगल 90 डिग्री लिखा है, ये क्यों लिखा है आप ये देखिए, पेन। तो दिस इज रिंग एंड दिस इज एक्सिस, ठीक है, रिंग की एक्सिस है। तो डीएल एलिमेंट हमारा ऐसा है, डीएल एलिमेंट इधर है और आर वेक्टर ऐसा है। तो आर वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन एंड डीएल वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, तो दोनों का एंगल कितना होगा, 90। एक और पेन है, एक और इसका कैसे देखिए, ऐसे लगाओ आप भी थोड़ा सा 3D है, ठीक है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, जो आर, ये जो ग्रे वाला पेन है ये आर है और जो डीएल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये ऐसे लगा, डीएल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है ना ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा ये 3 डायमेंशनल है, राइट। तो ये क्लियर हो गया, हमारा जो डीएल वेक्टर है ऐसे, मतलब इसको आप इस तरीके से ड्रॉ करिए, डीएल वेक्टर ऐसे हो गया, ये आर वेक्टर आपने ड्रॉ किया है, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, इसमें आप इंटीग्रल 90 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया आपका डीबी और साथ में sin थीटा हो रहा है, इसको आप इंटीग्रेट करें, ठीक है, sin 90 डिग्री बन जाएगा u नॉट, और जो कांस्टेंट चीज होती है वो हम बाद में निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन में, है ना। sin 90 डिग्री बन हो गया, अंदर आएगा dl, sin थीटा भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आएगा, और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, अंदर सिर्फ dl बचेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर x कैसे कांस्टेंट होता है, x तो वेरिएबल होता है। हमने लिमिट्स की 0 to 2 पाई अभी लेंगे लिमिट तो उसने लगाई थी, वो 0 to 2 पाई आप लेंगे, अभी लिमिट की बात नहीं कर रहा मैं, अभी ये बात कर रहा हूँ कि जो इंटीग्रेशन है इसमें मैं सब कुछ तो बाहर निकाल लिया, सिर्फ अंदर dl रखा है, ऐसा क्यों? जो x है वो क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट का निकाल रहे हैं, राइट। जहां पर रिंग, ये जो रिंग है ना, इस रिंग पे जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए जो डिस्टेंस है ऐसे ऐसे, ये जो इस रिंग पे जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए डिस्टेंस x तो कांस्टेंट ही है ना, सभी के लिए हम इसी पॉइंट पर तो डिस्टेंस निकालते हैं, so x is not changing for every element, so x is constant in this derivation, right। थीटा कैसे कांस्टेंट है?
वही रीजन एंगल इज राइट, कोई भी आप एंगल ले लो सर्कल पे या रिंग पे, ठीक है, उसका रेडियस सेम होगा रिंग के लिए, है ना, और ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो थीटा सभी एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, तो sin थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, वो बाहर आ गया, ठीक है। अब sin थीटा आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अब ये सारी चीजें बाहर आ गई, हमें लिमिट्स की बात करनी है ना, तो हम पूरे रिंग का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। dl का मतलब है ये स्मॉल एलिमेंट, पूरी रिंग का अगर हमने कैलकुलेट करना तो उसकी लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेके 2 पाई तक, क्योंकि dl एलिमेंट इज स्मॉल एलिमेंट, लेकिन अगर मैं पूरी रिंग की बात करूं तो उसका जो पेरीमीटर है वो कितना होगा 2 पाई a, है ना, इसकी लिमिट्स जो है वो 0 से 2 पाई। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि लिमिट्स dl की लगानी है? हां, लिमिट्स किसकी लगानी है, कैसे बताओ? जिसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, जो इंटीग्रेशन वेरिएबल होता है, यहां पर हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल l है, l का मतलब लेंथ, तो l की लिमिट्स लगाओगे, l का मतलब है लेंथ ऑफ दिस रिंग, तो उसी की हमने लिमिट लगाई 0 से 2 पाई है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिलेगा म्यू नॉट i sin थीटा और ये हो जाएगा 2 पाई a माइनस 0, क्योंकि अच्छा एक मिनट, dl का इंटीग्रेशन l लिमिट्स 0 से 2 पाई a, ठीक है, म्यू नॉट i sin थीटा और ये हो जाएगा 2 पाई a माइनस 0, तो 2 पाई a हो जाएगा, अच्छा इसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है इसका, ठीक है, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, होता है कहां पे, आप घर लेके गए उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक लास्ट स्टेप और है, ये जो sin थीटा है इसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, sin थीटा इस ट्रायंगल में sin थीटा का कितना होगा, गिवन द वैल्यू ऑफ sin थीटा, yes, a upon this distance ये हो जाएगा म्यू नॉट i 2 पाई a, sin थीटा की वैल्यू a upon रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वेल तो ऑलरेडी इधर 4 पाई है और ये a स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस इज इक्वल टू, देखो पाई से पाई कट गया, एक 2 से 1 कट जाएगा, तो आंसर आएगा म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये पावर 3/2 कैसे होगी, जो मतलब अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है इसकी पावर 1 है पूरी ब्रैकेट की, प्लस हाफ करेगा ना, और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की इधर पूरी ब्रैकेट की पावर हाफ है, पावर 1 और हाफ मिलकर 3/2 है, यहाँ पर ये हमारा आंसर, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको।